आजकल की तरह उनमें तीलियां नहीं थी। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। पश्चिमी भारत एवं मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र तटीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। सौराष्ट्र तट पर किम नदी के किनारे स्थित भगतराव, नर्मदा तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित लोथल, मकरान तट पर सुतकागिंडोर तथा सोतकाको इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्रायः नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और उसके बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी हुई वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, आभूषण आदि बदले में दी जाती थी। उद्योग धंधों एवं शिल्पकार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से आता था। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड लोडुलेस पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित रोरी तथा सुक्कर की खदानों से प्रायः अधिकांश सैंधव नगरों को ब्लेड एवं फलकों के निर्माण के लिए भेजे जाते थे। तांबे का प्रधान स्रोत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी खानी थी। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर के उत्खनन से हड़प्पन प्रकार के बाणों की खोज महत्वपूर्ण है। खेतड़ी के अतिरिक्त बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से तांबा प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक स्थित कोलार की हटूटी की खानों से मिलता था। कार्नेलियन मनके गुजरात तथा सिंध से, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द मणिया कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा और हरिताश मध्य एशिया या ईरान से, अंबु मणि महाराष्ट्र से तथा गोमेद स्फटिक, कैल्सिडोनी और इंद्रगोप कार्नेलियन सौराष्ट्र से आता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों, ईरान और इराक से व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द मणि, लैपिस लाजुलाई एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। सैंधव लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी। इसलिए अफगानिस्तान के शुर्तुगुई को मध्य व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोवियत रूस के दक्षिण तुर्कमेनिस्तान तथा बहरीन द्वीप के रस अल कला और कुवैत के समीप स्थित फैलका से सैंधव व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जहां अफगानिस्तान में सैंधव लोगों ने अपने उपनिवेश बसाए, वहीं बहरीन, सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में बिचौलिए का कार्य करता था। ईरान से संगयशब अथवा हरिताश, जेड, फिरोजा, टर्कवॉइस टिन तथा चांदी आयात की जाती थी। फारस की एक मुहर के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के नगर इन क्षेत्रों को सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि निर्यात करते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में था। इस व्यापार के पुरातात्विक एवं अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सैंधव नगरों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत एवं पशु पक्षी प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन पुहरे मेसोपोटामिया के उर, किश, लगिश, निपुर, टालिस्मर, टेपेगावरा, हमा आदि नगरों से प्राप्त हुई हैं। व्यापारी अपने माल को गौठों के रूप में भेजकर अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे। रेखांकित कर केतन के मनके, एच्ड कार्नेलियन बीड्स, जड़ाऊ काम वाले सीप तथा हड्डियां द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मनके, किडनी शेप्ड बीड्स आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरावशेष व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुंचे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयातित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइड प्रस्तर का टुकड़ा, जिस पर चटाई की बुनावट की तरह की डिजाइन बनी है, उल्लेखनीय है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं।
मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी है। सुमेरिया के शासक सारगोन 2371-2316 के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ढिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित सुमरी अभिलेखों में ढिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। यद्यपि मगन की पहचान संदिग्ध है, फिर भी इसका समीकरण ओमान अथवा दक्षिणी अरब के मस्कट या पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से की जाती है। इतना तो निश्चित है कि मगन का क्षेत्र तांबे के स्रोत के रूप में विख्यात था। मिन के साथ भी सिंधव वासियों के व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से मिट्टी का एक ममी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिन में प्रचलित था। योजक चिन्ह। सैंधव कला। सैंधव कला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु एवं मृन्मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुहरे, मनके और मृदभांड एवं लघु कलाएं इनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। प्रस्तर मूर्तियां मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अधिकांश पाषाण मूर्तियां खंडित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 प्रस्तर मूर्तियों में से 5 गढ़ी वाले टीले के H0R0 क्षेत्र से मिली हैं। D0 के 0 क्षेत्र से सेलखड़ी की बनी हुई 19 सेमी 0 लंबी खंडित पुरुष मूर्ति जो तिपतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े है, प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के H0R0 क्षेत्र से लगभग 12 सेमी 0 ऊंची चूना पत्थर पर बनी भेड़ा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह D0 के 0 क्षेत्र से 25 सेमी 0 ऊंची चूना पत्थर की बनी हुई भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। इसका शरीर और सींग भेड़ा का और सूंड हाथी का है। हड़प्पा से जो 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, उनमें से एक मूर्ति मृत्यरत किसी नवयुवक की मानी जाती है। इसका दाहिना पैर भूमि पर स्थित है तथा बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। दोनों हाथ भी नृत्य की मुद्रा में फैले हैं। धातु मूर्तियां मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम लॉस्ट वैक्स की प्रक्रिया से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो के H0R0 क्षेत्र से 11.5 सेमी 0 लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। मोहनजोदड़ो से कांसे की भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां मिली हैं। चिन्हुदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। ये सभी कांसे की हैं। कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। लोथल से प्राप्त तांबे की कुत्ते की मूर्ति अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है। मृन्मूर्तियों का निर्माण ज्यादातर चिकोटी विधि से किया जाता था। मृन्मूर्तियां पुरुषों, नारियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मृन्मूर्तियों ठोस हैं जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियां प्रायः खोखली है। सबसे ज्यादा मृन्मूर्तियां पशु पक्षियों की ही प्राप्त हुई हैं। नारी मृन्मूर्तियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुई हैं। नारी मृन्मूर्तियां अधिकांशतः भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्हुदड़ो आदि से प्राप्त हुई है। भारत के राजस्थान, गुजरात आदि के किसी क्षेत्र से भी नारी मृन्मूर्तियां नहीं मिली हैं। केवल हरियाणा के बनवाली से 2 नारी मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। परंतु यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत के राजस्थान और गुजरात से अभी तक नारी मृन्मूर्तियां नहीं मिली हैं। नारी मृन्मूर्तियों में भी कुंवारी नारी मृन्मूर्तियां सर्वाधिक प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो के D0 के 0 क्षेत्र और अन्नागार क्षेत्र से पुरुष मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पशु पक्षियों की मृन्मूर्तियों में पशुओं में बैल, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सूअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ मूर्ति दर्शनीय है। कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मृन्मूर्तियां अधिक संख्या में मिली है। यह आश्चर्य की बात है कि गाय की मृन्मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल तथा मछली की भी मूर्तियां मिली हैं।
पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्लू की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठोस पहियों वाले खिलौना गाड़ियां, इक्के तथा सीटियां भी प्राप्त हुई है। पाकिस्तान के चोलिस्तान तथा हरियाणा के बनवाली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। मुहरें सैंधव मुहरें अधिकांशतः सैलखड़ी स्टीटाइट की बनी होती थी। कांचली गिट्टी फायोन्स गोमेद, चर्क तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी मिली है। लोथल और देशलपुर से तीव की बनी मुहरें मिली है। इन मुहरों का आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। इसके अतिरिक्त गोलाकार, अंडाकार, घनाकार आदि मुहरें भी मिली है। वर्गाकार मुद्राएं प्रायः सभी सेलखड़ी की है और सिंधु सभ्यता के नगरों में ये बहुत लोकप्रिय थी। मुद्राओं का सबसे प्रचलित आकार 2.8 सेमी 2.8 से 0 मीटर 0 था। इन मुहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए होता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर एक और सैंधव लिपि से युक्त मुहर की छाप है तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की है जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित है, लेकिन कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कुबड़ वाले सांडों की है। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदिरूप कहा है। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित है। ताम्रपट्टिकाएं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से कई ताम्रपट्टिकाएं, कॉपर टैबलेट्स मिली है, जिन पर एक तरफ मुद्रालेख हैं तो दूसरी तरफ सैंधव मुहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। कुछ बाद की पट्टिकाओं पर मछली, मगर, बकरी एवं मृग के चित्र बने हैं। मनके बीड्स सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी दांत मिट्टी सोने, चांदी एवं तांबे पर निर्मित ढोलाकार, अंडाकार, अर्धवृत्ताकार आदि आकृति के मिले हैं। चिन्हुदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मनके सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। मृदभांड अधिकांशतः लाल अथवा गुलाबी रंग के है। इन पर अलंकरण प्रायः काले रंग से हुआ है। अलंकरणों में त्रिभुज, वृत्त, वर्ग आदि ज्यामितीय आकृतियों, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़, केला आदि वनस्पतियों, वृषभ, हिरण, बारहसिन्हा आदि पशुओं, मोर, सारस, बतख आदि पक्षियों तथा मछलियों का चित्रण विशेष लोकप्रिय है। मृदभांडों पर भी हड़प्पन लिपि मिलती है। सैंधव मृदभांडों में खानेदार बर्तन, साधारण तश्तरियां, थालियां और घड़े के ढक्कन प्रमुख है। लोक्त से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। लिपि। प्राचीन भारत। सैन्य लिपि का ज्ञान मुख्यतः मुहरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण हैं। सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 ईस्वी तक यह लिपि पूर्णतया प्रकाश में आ गई। इस लिपि में कुल 400 से 500 तक वित्राक्षर पिक्टोग्राफ हैं और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सैंधव लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक मछली के चित्र का प्रयोग मिलता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। इसको बूस्ट्रोफेडन गोमूत्रिका पद्धति कहा गया है। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके पढ़े न जाने का कारण किसी भी द्विभाषीय लेख का न मिलना है।
यद्यपि इसको पढ़ने का प्रयास कई लोगों ने किया, जिनमें के N0 वर्मा, S0 राव, I0 महादेवन तथा रिवरेंड हैरिस आदि प्रमुख हैं। रिवरेंड हैरिस ने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किया है। कुछ लोग इसे आद्य द्रविड़ एवं आद्य संस्कृत का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। धार्मिक जीवन। सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियों, पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मुहरों, मुद्रांकों तथा मृदभांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। धर्म के क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान तथा धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है। पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं, उनसे सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, जिसके दो रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। इस द्वंद्वात्मक धर्म का उन्होंने विकास किया। मातृदेवी की पूजा सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। सबसे अधिक नारी की मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसी मुद्रा के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में आसिया लिए हुए खड़ा है और पास में ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृदेवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नरक का चित्रण है। अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृदेवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से नारी मृन्मूर्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। पशुपति पूजा। सैंधव सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने तरफ एक हाथी एवं एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं, जिसमें से एक खंडित अवस्था में है। देवता के ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है, परंतु H0C0 रायचौधरी इससे सहमत नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ एक पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे बाघ का चित्र अंकित है, दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र और उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को भी शिव का रूप माना गया है। लिंग एवं योनि पूजा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल आदि सैंधव पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समीकरण लिंग से किया गया है। कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि से बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य भाग में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, परंतु प्रसिद्ध पुराविद H0D0 सौकलिया इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। उनके अनुसार तथाकथित लिंग गलियां एवं नालियों में पड़े हुए मिले हैं।
यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए। जॉर्ज एफ. शून्य डेल्स का भी ऐसा ही मत है। पशु पूजा सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों, मुद्रांकनों, ताम्र पट्टों आदि पर पशुओं का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पशुओं की कतिपय मूर्तियां मिली हैं। इन पशुओं को पौराणिक, काल्पनिक एवं सामान्य वास्तविक दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पौराणिक पशुओं में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में जो संश्लिष्ट पशु आकृति है उसके 3 सिर हैं, जिनमें से ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट में एक पशु का शरीर बना है जिसका सैंध हाथी का है किंतु सिर सींग युक्त बैल का है। वास्तविक पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, घड़ियाल आदि का अंकन प्राप्त होता है। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया, जैसे शिव का वाहन नंदी बैल, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा तथा इंद्र का वाहन हाथी। अनेक पशुओं के आगे प्रायः एक पात्र अथवा नांद बना हुआ मिलता है। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में होती रही होगी। नाग पूजा पुरातात्विक साक्ष्यों से सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का भी संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग बिठाए गए हैं। सैंधव सभ्यता के मृदभांडों के कतिपय ठीकरों पर भी सांप का अंकन है। लोथल से प्राप्त 3 ठीकरों पर 2-2 सांपों के चित्र बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखलाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। वृक्ष पूजा सैंधव सभ्यता के मोहरों एवं मृदभांडों पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़, केले के पौधों आदि का चित्रण मिलता है। मार्शल के अनुसार सैंधवावासी वृक्षों की पूजा 2 रूपों में करते थे, जीवंत रूप में तथा प्रकृति रूप में। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की 2 टहनियों के बीच से एक पुरुष आकृति निकलते हुए दिखाया गया है। इसकी पूजा जोवंत रूप में की जाती थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य मुद्रा में एक आदमी झुका हुआ है तथा एक वृक्ष को जल चढ़ा रहा है। इसे प्रकृति रूप में पूजा किए जाने का साक्ष्य माना जाता है। जल पूजा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका तल पक्की ईंटों से बना था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। मार्शल ने अनुमान लगाया है कि यह विशाल स्नानागार सार्वजनिक धार्मिक स्नान के लिए रहा होगा। योग। सिंधु सभ्यता में योग की परंपरा का धार्मिक महत्व था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन योग की मुद्रा में है। योग की एक दूसरी मुद्रा का अंकन मोहनजोदड़ो से उपलब्ध पत्थर की एक मूर्ति में मिलता है, जिसमें आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो के 2-3 भवनों को हील मंदिर मानते हैं। राजस्थान में स्थित कालीबंगा और गुजरात में विद्यमान लोथल के उत्खनन से अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा के दुर्ग टीले पर जो अग्निकुंड मिला है, उनमें पशुओं की हड्डियों, सींग एवं राख मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा तथा यज्ञ का प्रचलन था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरास्थलों से उपलब्ध मातृदेवी की मृन्मूर्तियों हैं। मैके के अनुसार कुछ मृन्मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं। यह संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी, जिसके फलस्वरूप वे निशान पड़ गए हैं। दक्षिण भारत की कुछ मूर्तियों के हाथों में तैल पात्र बने हुए मिलते हैं, जिनके जलने के परिणामस्वरूप ये मूर्तियां काली पड़ गई हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत की ये मूर्तियां काफी बाद की हैं।
सूर्य पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अग्नि पूजा गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियों अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। कालीबंगा, लोयल और बनवाली में अनेक ऐसी अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं जिनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। भूत प्रेत में विश्वास सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार की विधियों से उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाचीकरण एवं दाह संस्कार। कब्रिस्तान समाधि क्षेत्र नगरों में बस्ती से बाहर होते थे। 1. पूर्ण समाधिकरण। यह समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलित था। इस समाधिकरण में पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। शव को सामान्यतः उत्तर दक्षिण में लिटाकर हाथ पीछे ऊपर की ओर मोड़ दिए जाते थे और पैर के घुटने मोड़ दिए जाते थे। शव के साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं या बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा आदि भी रख दी जाती थी। इससे उनके अलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। हालांकि उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु उसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा से एक शव दक्षिण उत्तर दिशा में, लोथल से पूर्व पश्चिम दिशा में और रोपड़ से पश्चिम पूर्व दिशा में प्राप्त हुई है। रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। लोथल में एक कंकाल के साथ बकरे की सींग और हड्डियां रखी हुई मिली है। लोथल से 3 युग्म समाधियों और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। 2. आंशिक समाधिकरण। इस समाधिकरण में मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियों तथा कपाल आदि को दफना दिया जाता था। ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं। वर्तमान में पारसी समुदाय में भी इसी प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। यह किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है। 3. बाह संस्कार। संस्कार की यह क्रिया भी हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो एवं सुरडा से कतिपय कलश शिवाधान के प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार के शिवाधान में शय को जलाने के बाद बचे खुचे अवशेषों तथा राख को मृतभांडों में भरकर दफना दिया जाता था। इन कलशों के अंदर मृत व्यक्ति के अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, मनके, हाथी दांत के टुकड़े, चूड़ियां, पशुओं की अस्थियां, चिड़ियों मछलियों की प्रतिमाएं पाई गई हैं। इन कलशों में सामान्यतः मानव अस्थियां नहीं पाई गई हैं। इन कलशों को मार्शल तथा मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर तथा पिगेट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियां न मिलने के कारण इन्हें शोकपीठ कहा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। सैंधव सभ्यता जिस द्रुतगति से प्रकाश में आई उसी गति से ही यह विनष्ट हो गई। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपभोग आदि। 1. बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चिन्हुदड़ो तथा S0R0 राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे। 2. आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैनके, पिगेट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है।
अपने मत की पुष्टि में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त गर कंकालों तथा ऋग्वेद के देवता इंद्र का उल्लेख दुर्ग संहारक के रूप में किया है, परंतु अमेरिकी इतिहासकार केनेडी ने सिद्ध कर दिया है कि मोहनजोदड़ो के नर कंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। परवर्ती अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया कि व्हीलर की यह धारणा कि आर्य लोग हड़प्पाई सभ्यता का नाश करने वाले थे, मात्र एक मिथक थी। तथ्य यह है कि 5000 ई.पू.0 से 800 ई.पू.0 तक के समय में पश्चिमी या मध्य एशिया से सिंधु या सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण अथवा सामूहिक आप्रवास का कोई पुरातात्विक, जैविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस अवधि में पाए गए सभी नर कंकाल एक ही समूह के लोगों के थे। ऋग्वेद में दुर्ग संहारक के रूप में इंद्र को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेद की सही तिथि अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है। अतः आर्यों के आक्रमण को पतन का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। 3. जलवायु परिवर्तन। आर्यल स्टाइन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, वहां वर्षा कम होने लगी। अतः सभ्यता धीरे धीरे विनष्ट हो गई। 4. भूतात्विक परिवर्तन। M0R0 साहनी, R0L0 राइक्स, जॉर्ज F0 डेल्स और H0T0 लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों को प्रमुख कारण मानते हैं। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। सारस्वत प्रदेश में तो इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने अथवा स्थानांतरण के कारण हुआ। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों को चले गए। 5. विदेशी व्यापार में गतिरोध। सन 1995 ई. में W0F0 अल्ब्राइट ने यह मत व्यक्त किया कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के अनुसार सैंधव सभ्यता का अंत लगभग 1750 ई. में माना जा सकता है। 2000 ई. के बाद सैंधव सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति के लक्षण प्रकट होने लगे थे। उससे पता चलता है कि उनका आर्थिक ढांचा लड़खड़ाने लगा था। 6. प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब मकान व्यवस्थित ढंग के नहीं थे तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा। अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। 7. महामारी। अमेरिकी इतिहासकार K0U0R0 केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सैंधव सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। 8. साधनों का अतिशय उपभोग। एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज्यादा से ज्यादा व्यय कर डाला, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। यह एक आकर्षक परिकल्पना है, परंतु इसकी जांच के लिए विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। 9. अदृश्य गाज के कारण। रूसी विद्वान M0 दिमित्रिएव का मानना है कि सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक आने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट, अदृश्य गाज, के कारण हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो गया। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के दृष्टिकोण की ओर संकेत किया है जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को गर्त में मिला दिया, परंतु विद्वानों में पतन का सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ है। हालांकि गुजरात में हाल ही में आए भूकंपों ने इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण पर पुनः विचार करने को विवश कर दिया है। इस संदर्भ में यह बताना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। पुरातात्विक साध्य से पता चलता है कि पतन क्रमिक रूप से और धीरे धीरे हुआ, जिससे अधस्थिति को प्राप्त होने में लगभग 600 वर्षों 1900 ई.पू.0 से 1300 ई.पू.0 तक का समय लग गया। यद्यपि हड़प्पाई सभ्यता 1300 ई.पू.0 के आसपास लुप्त हो चुकी थी, फिर भी इस सभ्यता में विकसित अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हमारे दैनिक सांस्कृतिक और भौतिक जीवन में देखी जा सकती है।
विशेषतः गर्म नेत्र में यह सातत्यता आज भी उसी रूप में कायम है।